नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे। इस यात्रा का 1 महीना पूरा हो चुका है और इस यात्रा के दौरान कई अलग अलग रंग देखने को मिले। वहीं जब ये यात्रा कर्नाटक के तुरुवेकेरे पहुंची और उस दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की। राहुल ने सावरकर को लेकर कहा कि उन्होंने ब्रिटिश राज में अंग्रेजों से पैसे लिए और उनकी मदद की। मिशन 2024 की तैयारियों में निकली कांग्रेस कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये यात्रा अपने 1 महीने के सियासी सफर को पूरा कर चुकी है और इस सफर में अब तक कई रंग देखने को मिले। इस सफर में अब तक सबने राहुल की बर्बरी वाली टी शर्ट देखी, राहुल गांधी को बारिश में भीगकर भाषण देते देखा, राहुल गांधी मां सोनिया के जूते के फीते बांधते दिखे। अब जब ये सफर कर्नाटक के तुरुवेकेरे में पहुंचा तो राहुल गांधी ने 34 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सावरकर, आरएसएस और पीएफआई से लेकर कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स पर बात की। जब भारत विभाजन को लेकर सवाल किया गया तो राहुल ने एक विवादित टिप्पणी दी और कहा कि सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और इतना ही नहीं, इसके लिए उन्हें पैसे भी मिलते थे। In my study of history, in my understanding, the RSS was helping the British. In my understanding, Savarkar used to get a stipend from the British. These are historical facts, and these are not facts that the BJP can hide, right? The party that fought for independence and created a mass movement for independence, the party that helped bring the constitution, the party that brought the Green Revolution, that's the Congress party. And it's interesting that the BJP comes out with these comments. But if you look at the historical truth, the BJP was nowhere to be found in the freedom struggle, and the BJP is singularly dividing the nation and spreading hatred in this nation. राहुल ने आरएसएस पर ब्रिटिश राज के समर्थन देने का आरोप लगाया, साथ ही कहा कि उनकी नफरत के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राहुल के सुर अब अडानी समूह के लिए बदले बदले नजर आने लगे हैं। अब राहुल राजस्थान में अडानी समूह के इन्वेस्टमेंट का समर्थन कर रहे हैं। मिस्टर अडानी ने राजस्थान के लिए 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया। कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसे प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं कर सकता। पीएफआई पर बैन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल ने कहा कि वो भारत में घृणा और सांप्रदायिकता फैलाने वाली हर ताकत से लड़ेंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फेस कौन होगा, भले ही इस सवाल का जवाब अभी ना हो, लेकिन राहुल ने साफ किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष रिमोट कंट्रोल नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सक्षम हैं और गांधी नेहरू परिवार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको याद होगा कि बीते रोज इसी कर्नाटक में राहुल का एक पोस्टर वायरल हुआ था, जिसमें राहुल के साथ विनायक दामोदर सावरकर दिखाई दिए थे। कर्नाटक के मांड्या में एक पोस्टर लगाया गया था जिसमें राहुल के साथ सावरकर की तस्वीर थी, जिसके खिलाफ कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान किया। ऐसा नहीं है ये पहली दफा है। केरल के एर्नाकुलम में भी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ विनायक सावरकर की फोटो सामने आई थी, तब भी सोशल मीडिया पर पार्टी की फजीहत हुई थी। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल ने सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और किंग मेकर से बिहार में किंग बनने की चाहत लिए पदयात्रा निकाल रहे प्रशांत किशोर के दावे को नीतीश कुमार ने खारिज कर दिया है। उन्होंने दावे को लेकर पीके को झूठा बता दिया है और कहा कि पीके बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, उनके दावे को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिरे से खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने पीके को झूठा तक बता दिया, साथ ही कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू अध्यक्ष बनने का ऑफर तक दे दिया था। पीके ने कहा था कि इससे पहले भी 2014 में जब लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को बुरी हार मिली थी, तब भी नीतीश कुमार ने उनसे मदद मांगी थी। पीके के दावे के बाद बिहार की सियासत में हलचल मची हुई है। इस पर नीतीश कुमार की रिएक्शन का सबको इंतजार था।
पत्रकारों को नीतीश कुमार से जब बात करने का मौका मिला तो सबसे पहले उनसे इसी मुद्दे पर सवाल किया गया, जिस पर नीतीश कुमार ने पीके पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर को मिलने के लिए नहीं बुलाया था, वो खुद मिलने आए थे और उनकी तरफ से कोई ऑफर नहीं दिया गया था। और भला ऑफर दे भी क्यों, क्योंकि ये वही प्रशांत किशोर है जिन्होंने 4 से 5 साल पहले जेडीयू को कांग्रेस में विलय करने के लिए कहा था। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहाँ जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दो। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहाँ गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। तो आपने सुन ही लिया कि मुख्यमंत्री साहब ने प्रशांत किशोर को लेकर क्या कुछ कहा है। वहीं किंग मेकर से बिहार के किंग बनने की कोशिश में जुटे प्रशांत किशोर इन दिनों गांव-गांव घूमकर जन सुराज के तहत पदयात्रा निकाल रहे हैं। अपनी पदयात्रा के दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोल रहे हैं। पश्चिमी चंपारण जिले में लोगों से संवाद के दौरान पीके ने कहा कि 9वीं पास व्यक्ति को चपरासी की नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव 9वीं पास होकर भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लालू जी के लड़का 9वां पास बा तो वो बनता का मुख्यमंत्री, और और लड़का 9वां पास रही तो ओकरा चपरासियों को नौकरी मिली। प्रशांत किशोर के दावे और नीतीश कुमार के जवाब से एक बात तो साफ हो गई है कि अभी इन दोनों की राहें अलग अलग हैं, लेकिन कुर्सी की चाहत दुश्मनों को भी एक साथ ला देती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों की राहें अलग रहेंगी या फिर नीतीश कुमार की पीएम बनने की चाहत दोनों को साथ लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बिहार में बाबू नीतीश कुमार की सरकार है और उनके एक पूर्व मंत्री वैसे तो कानून की नजरों में वो फरार चल रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे वो कहीं ना कहीं दिख ही जाते हैं। और जब बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी के लिए फरार कार्तिक सिंह चुनाव प्रचार करते दिखे तो सियासी बवाल मच गया। बिहार में काबा, पूर्व मंत्री फरार बा, पुलिस अनजान बा, भगोड़ा करत प्रचार बा। ये कहानी थोड़ी फिल्मी है। जैसे फिल्मों में बाहुबली कोर्ट की नजर में तो फरार होता है, लेकिन हर सीन में वही नजर आता है। यही हाल अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के पूर्व कानून मंत्री कार्तिक सिंह खुद कानून की नजरों में फरार हैं और उनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि वो खुलेआम बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के चुनाव प्रचार में लगे हैं, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर घूम घूम कर इस बात की तस्दीक कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक मोकामा उपचुनाव में आरजेडी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए कार्तिक सिंह ने दशहरे पर लोगों से मिलकर वोट की अपील की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में कार्तिक सिंह के साथ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी भी दिख रही हैं। चुनाव प्रचार करते पूर्व कानून मंत्री दिख रहे हैं, लेकिन उन तक पुलिस की पहुंच दूर है। जब इस बात को लेकर पुलिस से जवाब मांगा गया तो पुलिस ने मामले में अनभिज्ञता जाहिर की। आप अचानक किसी व्यक्ति के बारे में सवाल कर देते हैं तो मुझे पटना पुलिस से पूछना पड़ेगा, उनके किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में जो विधि सम्मत कार्रवाई है, जो कानून के द्वारा प्रदत्त कार्रवाई है, जो तरीका उसके साथ पुलिस। वहीं बीजेपी कार्तिक सिंह को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर है। बीजेपी के मुताबिक बिहार में अपराध के जनक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार में अपराधियों को फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। मोकामा में पहली बार अगर किसी ने अपराधी को टिकट देने का काम किया तो वह उस समय के सांसद नीतीश कुमार जी ने किया था दिलीप सिंह को। तेजस्वी जी के डर से वह कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति खुलेआम मोकामा में दौरा कर रहा हो उसको पकड़ने की भी हिम्मत पुलिस से करवाए। कार्तिक सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब वो अपहरण के एक केस में
कोर्ट में सरेंडर करने की बजाय राजभवन में कानून मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। ये तारीख 16 अगस्त 2022 की थी। मामले ने इतना तूल इसीलिए पकड़ा क्योंकि फरार कार्तिक सिंह को 16 अगस्त को ही कोर्ट में सरेंडर करना था। लेकिन कानून की नजरों में फरार व्यक्ति उसी दिन कानून मंत्री बन रहा था। 2014 के अपहरण के मामलों में अब तक पूर्व कानून मंत्री को राहत नहीं मिली है। दानापुर कोर्ट से लगातार तारीखें मिल रही हैं और अब 12 अक्टूबर को मामले में अगली सुनवाई होनी है। कुमार प्रबोध, पटना, भारत 24। तो बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह की फोटो अब वायरल होने के बाद बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं सरकार है जिससे जवाब देते नहीं बन रहा। एक व्यक्ति जो फरार है और खुलेआम चुनाव का प्रचार कर रहा है और आपकी पुलिस टुकुर टुकुर मुंह देख रही है। क्या यही आपकी नैतिकता है? क्या यही आपकी सरकार है? क्या यही आपका किसी को बचाने और फंसाने की बात कि मैं न बचाता हूं न फंसाता हूं? तो अगर हिम्मत है तो राजद के कार्तिकेय कुमार को गिरफ्तार कराइए और वो चुनाव प्रचार के अंदर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। बीजेपी क्या कहता है नहीं कहता है, इस सबसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है इसका। भाई आप टेक्निकली कोर्ट का क्या है, एक बार आप लोग भी तो जान लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुवाहाटी में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया। और इस दौरान अमित शाह ने उन दिनों का किस्सा बताया कि जब वह विद्यार्थी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन सीएम हितेश्वर सैकिया ने उन्हें पिटवाया था। गुवाहाटी में शाह की हुंकार। पूरा नॉर्थ ईस्ट और हमारा आसाम विकास के रास्ते पर चल पड़ा। 2024 की रणभूमि तैयार। विपक्षियों पर किया करारा वार। पूर्वोत्तर को दी कई सौगात। 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी पहुंचे, जहां पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेमंत बिस्व शर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह और नड्डा ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस दौरान अमित शाह ने उन दिनों का किस्सा बताया जब वो विद्यार्थी परिषद के सदस्य हुआ करते थे। शाह ने वो किस्सा सुनाया जब तत्कालीन सीएम हितेश्वर सैकिया ने उन्हें पिटवाया था। मैं भी यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम में आया था। कल ही हेमंत जी को कहा, बहुत मार मारा था हमें हितेश्वर सैकिया ने, और नारे लगाते थे असम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। बहुत पीटा था। उस वक्त कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने बूते पर असम के अंदर 2-2 बार सरकार बनाकर यहां विकास का रास्ता प्रशस्त। अमित शाह विपक्षियों पर भी जमकर बरसे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राहुल बाबा कांग्रेस को एक एजेंडा दिए थे। उस एजेंडा में उन्होंने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा हम हटाएंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। उन्होंने तुष्टीकरण के लिए किया था। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पत्रकारों ने पूछा था कि आप अब सपा हटाएंगे। मेरे को अब सपा तब हटता है जब शांति होती है, और हम शांति भी करेंगे, अब सपा भी हटाएंगे, मगर तुष्टीकरण के लिए नहीं हटाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं बची है। बीजेपी भारत की एकमात्र विचारधारा आधारित पार्टी है। आज मित्रों, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जितना सामर्थ्य चाहिए, न विचार है, न मन है, न ताकत है। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो विचारों से लैस है, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर है, जनता का समर्थन है,
मोदी जी जैसा नेतृत्व है और देश में आपके साथ काम करने के लिए लोगों का वातावरण है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एनसीबी ने 75 दिनों के विशेष अभियान को चलाकर 25,000 किलोग्राम ड्रग्स को पकड़ा था, जिसे अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट किया गया। अमित शाह ने नशीले पदार्थ की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एनएसए के साथ भी बैठक की। 3 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कई सौगात भी दी, कई मुद्दों पर चर्चा की और शाह का ये दौरा रोज पूर्वोत्तर के विकास को नई रफ्तार देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में संबोधित करते हुए कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब 1962 में चीन से लड़ाई हुई तो उस समय तो जवाहरलाल नेहरू ने असम को बाय बाय बोल दिया था और इसके बाद कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अलगाववाद के जरिए शासन किया और भारत को हमेशा तोड़ने का काम किया। लेकिन मोदी सरकार है जिसने भारत को जोड़ने का काम किया है। जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में जब चीन की लड़ाई हुई तब कह दिया था बाय बाय आसाम। उसके बाद से कांग्रेस वाले भूल ही गए कि उत्तर पूर्व भी कोई चीज है, हमारा महत्व का प्रदेश। यहां पर जिस प्रकार की इंसर्जेंसी, जिस प्रकार का अलगाववाद हुआ था, मोदी जी ने कोई भाषण करे बगैर उसमें परिवर्तन लाया। कांग्रेस के शासन में भारत को तोड़ने की ये प्रक्रिया कांग्रेस मूक दर्शक बनी रही। उत्तर पूर्व में भारत को तोड़ने की प्रक्रिया कांग्रेस चुपचाप देखती रही। मोदी जी ने आकर भारत तोड़ने की प्रक्रिया को बंद कर भारत को जोड़ने का काम किया है। मित्रों, भारत को जोड़ने का। और दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा के बीच सावरकर को लेकर लगातार जुबानी जंग चल रही है और इसी बीच भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने स्टेट प्रिजनर्स को भत्तों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स ट्वीट करते हुए लिखा कि जुलाई 1932 की सूची से पता लगता है कि बोस को 8 और 3 आना प्रतिदिन और 32 रुपए मासिक मिलते थे, जबकि गांधी और पटेल को 100 रुपए प्रतिमाह मिलते थे। क्या वे भी अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे? और इस सवाल के साथ उन्होंने अपने इस ट्वीट को विराम दिया। और आज वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर दुनिया ने इंडियन एयरफोर्स की ताकत देखी। एयर शो का आयोजन इस बार चंडीगढ़ में किया गया, जिसके गवाह इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत हजारों लोग बने। और इस मौके पर वायु सैनिकों ने नई यूनिफॉर्म में तमाम करतब दिखाए और आज इस ताकत को दुनिया भर में देखा गया। एयरफोर्स डे के मौके पर दुनिया ने हिंदुस्तान की वायु शक्ति को देखा। चंडीगढ़ के आसमान में विमानों की गूंज सुनाई दी तो जमीन पर सेना के जवानों की धमक दिखाई दी। हर कोई भारत के इन जाबाज वायुवीरों के हौसले को सलाम करता हुआ नजर आया। वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। साथ ही कई और जानी मानी हस्तियां कार्यक्रम का हिस्सा बनी। चंडीगढ़ के सुखना लेक पर एयर शो देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। आसमान में राफेल, सुकोई, मिग, प्रचंड, मिराज, चेता, चीता, चिनूक, रुद्र जैसे 84 एयरक्राफ्ट्स ने एयरफोर्स की ताकत दिखाई। एयरफोर्स के ट्रेंड जवानों ने पैराशूट से हजारों फीट की ऊंचाई से करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो ट्वीट कर वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं दी। आपकी ये मुद्रा दुश्मन के पैरों में कंपन पैदा कर देती है। वायुसेना के सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म भी लॉन्च की गई। साथ ही वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वायुसेना के लिए एक नई ऑपरेशनल ब्रांच बनाई जा रही है। वायुसेना की नई वर्दी युद्धक वर्दी कैमोफ्लेज रंगों में तैयार की गई है। तो चलिए आपको बताते हैं इस नई यूनिफॉर्म की क्या क्या खासियतें हैं।
भारतीय वायुसेना की नई यूनिफॉर्म सेना की वर्दी की तरह ही है। वायुसेना की थीम भी इस बार ट्रांसफॉर्मिंग फॉर फ्यूचर रखी गई है। यूनिफॉर्म का डिजिटल पैटर्न सभी इलाकों के अनुकूल है। ये सैनिकों को रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, जंगल जैसी जगहों से मूव करने में कंफर्टेबल बनाए रखेगी। इस यूनिफॉर्म को एयरफोर्स की स्टैंडिंग ड्रेस कमेटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने डिजाइन किया। अब आपको आईएएफ की नई ऑपरेशनल ब्रांच के बारे में बताते हैं। वायुसेना की इस चौथी ब्रांच से सरकार को 3,400 करोड़ की बचत होगी, क्योंकि नई ब्रांच के बनने से फ्लाइंग ट्रेनिंग का खर्च घट जाएगा। वेपन सिस्टम ब्रांच सतह से सतह पर मार करने वाली होगी। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें रिमोट पायलट के जरिए एयरक्राफ्ट फ्लाइंग और ट्विन या मल्टी क्रू एयरक्राफ्ट का संचालन करेगी। मौजूदा वॉर कंडीशन को देखा जाए तो एयरफोर्स की उपयोगिता सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में ये नई ब्रांच आर्मी और नेवी से कोऑर्डिनेशन के लिए अभी से तैयारियां करेगी। इस ब्रांच में नए वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स भी शामिल होंगे, जो ट्विन इंजन या Su-30 MKI जैसे मुक्ति क्रू प्लेन में उड़ान भरेंगे। वायुसेना दिवस के मौके पर एयर चीफ मार्शल ने ये भी जानकारी दी कि दिसंबर 2022 में इनिशियल ट्रेनिंग के लिए 3,000 अग्निवीर वायुसेना में शामिल होंगे। अगले साल से महिला अग्निवीरों को भी शामिल किया जाएगा। आज इंडियन एयरफोर्स ने दिखा दिया कि वो आसमान के बादशाह है और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर छोटे बड़े पहलू पर ध्यान दे रही है। यही वजह है कि हमें अपनी सेना पर नाज है।